हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। हमने पहले भी इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। डीएनए के स्ट्रक्चर, डीएनए आरएनए, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन को। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? ये एक ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी होता है डीएनए का ऑटो कैटालिटिक फंक्शन होता है। फंक्शन ऑफ डीएनए, फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का एक ऑटो कैटालिटिक फंक्शन इन द सेंस, ऑटो कैटालिटिक, डीएनए से अगर जब डीएनए बनता है तो उसे हम डीएनए का ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी बोलेंगे। अगर डीएनए से अब कुछ और बनता है तो उसे हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन ऑफ डीएनए बोलेंगे। आज का टॉपिक है रेप्लिकेशन। इसका मतलब होता है डीएनए का मल्टीपल कॉपीज बनाना। डीएनए को हमें क्या करना होगा? कॉपी। रेप्लिकेशन का मतलब यही है, डीएनए को कॉपी करना। डीएनए कैसे कॉपी होगा? उसका एक लंबा सा प्रोसेस है, लेकिन हम इसको पूरा इजीली समझेंगे। इसके लिए क्या किया जाता है ना, डीएनए को बेसिकली एक ऑटो कैटालिटिक बोले कि ये हमारा डीएनए से डीएनए बनाता है। उसको बनाने के लिए मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ, ये रहा मान लीजिए आपका डीएनए। तो ये दो स्ट्रैंड से बना हुआ है। एक होता है 5 डैश, दूसरा होता है 3 डैश, और यहाँ पे 3 डैश और ये 5 डैश। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड हमारा टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे। यानी कि ये पहले खुलेंगे, इस तरह से खुल जाएंगे। ये दोनों स्ट्रैंड नीचे से खुले, ऊपर से खुले, जो भी। डीएनए हमारा खुल गया। उसके बाद हर एक स्ट्रैंड में क्या होगा? एक नया डीएनए बनता जाएगा। इस डायरेक्शन में मैं दूसरा कलर यूज कर देता हूँ। ये रहा उसका नया डायरेक्शन। यहाँ पे इस तरह से बनते जाएगा। अब बनते जाने के बाद क्या होगा? नेक्स्ट में हम इस तरह से देखेंगे कि ये रहा हमारा पेरेंट स्ट्रैंड, अब ये रहा हमारा नया स्ट्रैंड। बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, और आखिर में एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे एक होगा पेरेंट का, दूसरा होगा नया वाला, क्योंकि ये बाद में मुड़ जाएगा इस तरह से। फिर ये एक स्ट्रैंड रहेगा पेरेंट का, ये रहेगा पेरेंट का, और ये रहा नया स्ट्रैंड। मैं ब्लू कलर को नया स्ट्रैंड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, न्यू। और ये आप लोगों का रेड हो गया, ओल्ड। आप अगर देखोगे, जो एक डीएनए से दो डीएनए बने हमारे पास, उस दोनों में 50% हमारा रहा न्यू और 50% हमारा रहा ओल्ड। इस तरह के रेप्लिकेशन को बोला जाता है डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इस तरह के रेप्लिकेशन को बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और यही सबसे बेस्ट एक्सप्लेन किया गया है डीएनए को समझाने के लिए। चलते हैं डीएनए को कैसे रिप्लिकेट किया जाता है, देखते हैं। एक कॉपी से दूसरा दो कॉपी कैसे बनता है। ये एक कॉपी था, पेरेंट कॉपी का एक था डीएनए, अभी हमारे पास दो है। इसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग देंगे एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स और एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन करवाने के लिए? सबसे पहला जो आता है वो है सबसे इम्पोर्टेंट वाला एंजाइम, वो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, इसका दूसरा नाम भी ये है। इसको बोला जाता है डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो आप लोगों को ध्यान देना है, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज नहीं है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? इसका प्राइमरी फंक्शन ये है, न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनाना। न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सिंथेसिस बाय न्यूक्लियोटाइड को पोलीमराइज करके, बाय न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन। इसका मतलब ये है पॉलीमराइजेशन। ये जो एंजाइम है, ये क्या करता है? एक छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते इस तरह से जोड़ के एक पोली न्यूक्लियोटाइड बनाता है, और हमें सबको मालूम है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कैसे बने हुए हैं? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ चेन बोला जाता है इसलिए डीएनए को। अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं समझा है तो इसको आप नहीं समझ पाओगे, इसीलिए मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ डीएनए स्ट्रक्चर के ऊपर। आप चाहो तो उसको जाके देख सकते हो। ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम। ये हमारे बेसिकली प्रोकैरियोट्स में 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स। क्या क्या है? डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। और तीनों का अलग अलग फंक्शन है।
पॉलीमरेज 3 जो है सब हमें डीएनए का सिंथेसिस करता है। सो यही मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि डीएनए सिंथेसिस करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डीएनए सिंथेसिस कौन करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, सो हम पहले बोले डीएनए पॉलीमरेज डीएनए सिंथेसिस करता है, सही बात है, लेकिन यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, 1 2 3। सो 3 करता है डीएनए सिंथेसिस, 1 करता है आप लोगों का रिपेयर और प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। डीएनए को रिपेयर करता है। अगर मान लीजिए कहीं पे ए के साथ टी जुड़ना चाहिए डीएनए में, अगर ए की जगह टी की जगह मान लीजिए सी जुड़ गया, तो ये हो गया एरर। तो इसको हटाना होगा, इसको हटाना होगा और सही वाला फिट करना होगा, तब जाके ठीक होगा। सो ये कौन करवाता है, डीएनए पॉलीमरेज 1। और डीएनए पॉलीमरेज 2 का अभी भी फंक्शन अननोन है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि या इसका भी रिपेयर एंड प्रूफ रीडिंग में ही फंक्शन है। फिर आते हैं हम यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में 5 तरह के 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। एक होता है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, उसके बाद होता है डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज गामा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज आपका एप्सिलॉन। सो ये 5 तरह के हमारे डीएनए पॉलीमरेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में। जब यूकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सो यहाँ पे जो डीएनए सिंथेसिस करता है, जो डीएनए पॉलीमराइजेशन करता है, वो है आप लोगों का डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा आप लोगों का क्या करता है, डीएनए सिंथेसिस करता है। इसके अलावा बाकी जो अल्फा है इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन करता है, ये रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन को इनिशिएट करवाता है। बीटा का काम है डीएनए को रिपेयर करवाना, सो डीएनए रिपेयर करता है बीटा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा। गामा क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होते हैं, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया वाला बात नहीं करेंगे, हम ये जो जनरल प्रोसेस है, जो एक कॉमन सा प्रोसेस है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। और जो एप्सिलॉन है उसका काम क्या है, ये भी पॉलीमराइजेशन करता है, ये भी पॉलीमराइजेशन करता है, बट इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता। चलते हैं, ये तो होगा एक नंबर 1 एंजाइम। इसके अलावा डीएनए में डीएनए रेप्लिकेशन करवाने के लिए और भी कई सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि नंबर 2 हमारा हेलिकेज, सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम, जिसको हम कहते हैं, जिसका काम है अनवाइंडिंग करना, अनवाइंडिंग या फिर अनवाइंडेज, इसका नाम होता है अनवाइंडेज। और इसका काम क्या है, डीएनए को अनकॉइल और अनवाइंड करना, डीएनए अनवाइंड, हाँ, डीएनए अनवाइंड करवाना। सो इसको हम इस तरह से अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, इसका काम है ये करवाना। कैसे करता है, बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो ये मान लीजिए आप लोगों का डीएनए है, तो ये डीएनए 2 स्ट्रैंड क्यों आपस में जुड़े होकर रहे हैं, ड्यू टू देयर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये क्या करता है ना, ये रहा डीएनए, ये क्या करता है, इस तरह से यहाँ पे जाके लग जाता है, ये रहा, वो ये कट करते जाता है। सो ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड। सो जो हमारे 2 स्ट्रैंड के बीच में बॉन्डिंग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। सो ऑलरेडी हमने हेलिकेज को देख लिया, हेलिकेज एंजाइम। अब थर्ड में आएगा हमारा जो एंजाइम, हाँ, वो है हमारा टोपो आइसोमरेज। ये सब एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं हमारा डीएनए रेप्लिकेशन करवाने के लिए। जब ये 2 स्ट्रैंड को अलग करते करते जाएगा, तब क्या होगा, डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर टेंशन आएगा। टेंशन ऑब्वियसली, आप एक थ्रेड ले लो, थ्रेड को जब भी आप खोलते हो तो छोड़ देने से वो फिर से रिकॉइल हो जाता है। बस ये इसका काम है, ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस द टेंशन फ्रॉम डीएनए स्ट्रैंड्स। इसका काम यही है। फिर आता है हमारा एक प्रोटीन, जो इसका नाम है SSBP प्रोटीन, जिसको हम पूरा बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बोला जाता है। इसका काम क्या है, इट होल्ड्स द डीएनए स्ट्रैंड so that replication में परफॉर्म स्मूथली। मान लीजिए ये है, डीएनए स्ट्रैंड अनकॉइल्ड हो गया है,
ये रहा। अब ये तो क्या किया, इसके ऊपर जो स्ट्रैंड के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा था, इसको यहाँ पे हमारा टोपोआइसोमरेज एंजाइम आके यहाँ पे बाइंड हो गया। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं ये जो स्ट्रैंड खुला हुआ है इसके ऊपर अभी भी स्ट्रेस है, क्योंकि ये चाहे तो फिर से कॉइल हो सकता है। तो ये क्या करेंगे, जो एस एस बी पी यहाँ पे आके लग जाएंगे। लग जाने से ये स्ट्रैंड अपने पोजीशन को मेंटेन करके रहेंगे। और पांचवा एंजाइम है हमारे पास डीएनए लाइगेज, जिसका नाम, फेमस नाम है मोलिक्यूलर ग्लू। ये क्या करता है, इट सील्स द गैप, सील्स द गैप। जब हम रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म देखेंगे तब हम देखेंगे डीएनए लाइगेज का रोल क्या होता है। फिर आता है नंबर 6 में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये दो तरह का होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस जो कि बाहर से डीएनए को कट करता है, एंडोन्यूक्लियस जो कि विद इन द डीएनए कट करता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉस्फोराइलेज एंजाइम, इसका काम क्या है, फॉस्फोराइलेशन करवाना, यानी कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट करवाना, ये एंजाइम का काम है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स थे जो कि रिस्पॉन्सिबल और इन्वॉल्व थे डीएनए रेप्लिकेशन करवाने के लिए। सो हम नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे कि कैसे डीएनए रेप्लिकेशन या फिर मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। इसके अलावा और एक कुछ एंजाइम्स हम लिख लेते हैं। फॉस्फोराइलेज होता है, फिर होता है हमारा प्राइमेज जो कि आरएनए पॉलीमरेज है, जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, ये भी जरूरी होता है। आरएनए पॉलीमरेज भी चाहिए होता है। सो ये क्या करता है ना, ये शुरू करने के लिए छोटा सा प्राइमर को ऐड करवाता है डीएनए सिंथेसिस करवाने के लिए। सो ये था बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे ये सब एंजाइम को लेकर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रोकैरियोट में डीएनए सिंथेसिस करता है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा हमारा यूकैरियोट में डीएनए सिंथेसिस करता है। हेलिकेज का काम है डीएनए दो स्ट्रैंड जो आपस में कॉइल्ड है उनको कट करके अलग करना। टोपोआइसोमरेज का काम है कट करने के बाद जो टेंशन यहाँ पे पड़ा उसको रिलीज करना बाय कट एंड रिसीव। एसएसबीपी प्रोटीन का काम क्या है, दो स्ट्रैंड को अपने पोजीशन में बनाए रखना। डीएनए लाइगेज का काम क्या है, मोलिकुलर ग्लू कहा जाता है, यानी कि इसको काम है चिपकाना। जहाँ पे भी छोटा छोटा पीस हम देखेंगे आने वाले टाइम में, कुछ फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बनेंगे जो उन पे छोटा छोटा पीस होंगे, डीएनए का छोटा छोटा न्यू पीस होगा। उस पीस को जोड़कर एक पूरा कंप्लीट स्ट्रैंड बनाने के लिए डीएनए लाइगेज जरूरी है। न्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को कट करता है, एक्सोन्यूक्लियस यानी बाहर से एट द एंड में कट करता है, और एंडोन्यूक्लियस विद इन द डीएनए कट करता है। और इसके अलावा फॉस्फोराइलेज एंजाइम भी होता है, और प्राइमेज का काम है छोटा सा प्राइमर ऐड करवाना। फॉस्फोराइलेज एंजाइम का काम है फॉस्फोराइलेशन करवाना या फिर एडिशन ऑफ फॉस्फेट करवाना, जिसके वजह से एटीपी फॉर्मेशन होता है। सो आई होप आप लोगों को ये एंजाइम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और हो सके तो आप ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।